कार्य पूरा हो गया तो इत तावद आगम्यताम्, तो आप यहाँ पर आइए। अभी देखिए इसमें नेपथ्य शब्द आया है, तो ये नेपथ्य का मतलब होता है पर्दा। जब किसी नाटक का रंगमंच पे मंचन किया जाता है तो उस समय ये सूत्रधार पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले सूत्रधार आया है। तो सूत्रम धारयति इति सूत्रधार है, जो सूत्र को धारण करता है, डोरी को धारण करता है, वो सूत्रधार कहलाता है नाटक में। तो यहाँ पर देखिए सूत्रधार नाटक का एक तरह से मुख्य जो मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको कह सकते हैं हम, ये उस पर निर्भर करता है कि वो कौन सा दृश्य उस समय दिखाएगा और किस दृश्य को उस समय नहीं दिखाएगा। ये पूरी तरह मैनेजमेंट का जो कार्य होता है ये सूत्रधार का होता है। तो वो नटी से कहता है कि यदि नेपथ्य का मतलब यहाँ पर पर्दे से भी है और वेशभूषा जो वहाँ पर पात्र पहन करके आ रहे हैं, जो तैयारी करके आ रहे हैं, वो कार्य यदि पूरा हो गया हो तो आप इधर आइए। तो प्रवेश करके नटी आर्यपुत्र इयम अस्मि, नटी कहती है कि आर्यपुत्र मैं ये हूँ, यहाँ हूँ। तो सूत्रधार कहता है आर्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम, ये जो परिषद है इस समय जो ये जो सभा है वो अभिरूप भूयिष्ठा, वो अनुरूप हो, यानी इसमें बहुत सारे विद्वान लोग आएंगे तो उनके अनुकूल हो। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतलम नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्ने। आर्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषदीयम, तो ये जो परिषद है, ये जो सभा है, इसमें विशिष्ट बहुसंख्यक विद्वान यहाँ उपस्थित होंगे और आज इन विद्वानों के समक्ष कालिदास ग्रथित वस्तुना, कालिदास के द्वारा जो कथा वस्तु लिखी गई है, ऐसे अभिज्ञान शाकुंतलम नामधेयेन नवेन नाटकेन, अभिज्ञान शाकुंतलम का नवीन नाटक उपस्थातव्यम अस्माभिः, हमारे द्वारा उपस्थित किया जाएगा या रंगमंच पर उसका अभिनय किया जाएगा। इसलिए तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्ने, इसलिए प्रत्येक प्रतिपात्रम का मतलब प्रत्येक पात्र ने आधीयताम यत्ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अब देखिए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, यहाँ अवलोक शब्द आया है तो औपसर्ग लोक धातु ल्यप प्रत्यय है इसके अंतर्गत, और इसके बाद में देखिए अभिरूपम रूपस योग्यम, ये अव्ययी भाव समास होगा इसके अंतर्गत। और भूयिष्ठा बहु शब्द से इष्टन प्रत्यय है, भूयिष्ठा। उपस्थातव्यम स्था धातु और तब्यत प्रत्यय है इसके अंतर्गत। प्रतिपात्रम, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा, पात्रम पात्रम इति प्रतिपात्रम, ये इसका समास विग्रह होगा, पात्रम पात्रम प्रतिपात्रम, अव्ययी भाव समास होगा इसके अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर सूत्रधार नटी से कहता है कि यहाँ जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय किया जाना है, तो उस नाटक का अभिनय करने वाले जो पात्र हैं, क्या उनकी पूरी तैयारी है अथवा नहीं है। तो नटी कहती है सुविहित प्रयोगे आर्यस न किमपि परिहास्यते, आर्य अच्छी प्रकार से, सुविहित का मतलब अच्छी प्रकार से प्रयोग कर लिया गया है, न किमपि परिहास्यते, कोई भी पात्र है वो हंसी का पात्र नहीं होगा, यानी किसी प्रकार की कोई गलती किसी पात्र से नहीं होगी, ये नटी विश्वास दिलाती है। अब देखिए सूत्रधार कहता है आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, फिर भी आर्या में आपसे भूतार्थम का मतलब वास्तविक जो बात है उसको कहना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपसे वास्तविक जो बात है उसको कहता हूँ
अब वो क्या कहता है, ये इस श्लोक में बताया गया है, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। अब इसका सबसे पहले हम अन्वय करेंगे। तो विदुषाम अपरितोषाद प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये बलवदपि शिक्षितानाम चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति। तो सबसे पहले देखिए, विदुषाम विद्वान लोगों के अपरितोषात, अपरितोषात का मतलब संतुष्ट हो जाने पर, यानी विद्वान जो लोग हैं वो जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएं तब तक प्रयोग विज्ञानम, विज्ञान के प्रयोग को साधु न मन्ये, साधु न मन्ये का मतलब मैं ठीक नहीं मानता हूँ, यानी जब तक विद्वान लोग संतुष्ट नहीं हो जाएं तब तक मैं विज्ञान के प्रयोग को ठीक नहीं मानता हूँ। अब विज्ञान क्या है? विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम। तो कोई भी विद्वान हो, यानी ये जो सभा है इसमें बहुत सारे विद्वान आए हुए हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसका यहाँ पर मंचन किया जाना है। तो यहाँ पर ये विद्वान लोग जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएं तब तक मैं उस विज्ञान के प्रयोग को ठीक नहीं मानता हूँ। बलवद अभी शिक्षिता नाम, बलवद का मतलब अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से, बार बार अभ्यास के बाद, शिक्षिता नाम चेता है, जो विद्वान लोग होते हैं या अभ्यासी जो लोग होते हैं उनका चेता, उनका जो मन है अथवा जो हृदय है वो आत्मनि अप्रत्ययम भवति, वो अपने प्रति अविश्वासी, अप्रत्ययम का मतलब अविश्वासी भवति होता है, यानी उनका जो मन है वो अपने प्रति अविश्वासी होता है। यानी अच्छे जो विद्वान होते हैं जिनका किसी चीज़ को लेकर के अच्छा अभ्यास होता है, बार बार जिन्होंने अभ्यास किया है, जिन्होंने निपुणता हासिल कर रखी है, उन लोगों का मन भी अपने प्रति अविश्वासी होता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसको यहाँ पर महाकवि कालिदास ने उजागर करने का प्रयास किया है। इसमें देखिए, नटी की जो तैयारी है उसके बारे में सूत्रधार ये कहता है कि वास्तविकता तो ये है कि देखिए, जब कोई नाटक का मंचन या कोई प्रेजेंटेशन देना होता है तो वहाँ पर देखिए वो प्रेजेंटेशन देने वाला जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से तैयार होकर के आता है, वो सारी तैयारी करके आता है। लेकिन यहाँ पर सूत्रधार कहता है कि जब तक जो चीज़ वो वहाँ बताने जा रहा है और उसके सामने बैठे हुए जो विद्वान हैं या उसका ऑडियंस है वो जब तक संतुष्ट नहीं होता है तब तक उसका जो प्रयोग है, उसके द्वारा दी गई जो विषय सामग्री है उसको मैं ठीक नहीं मानता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अच्छी प्रकार से जो निपुण लोग होते हैं, जिनको अपने विषय पर पूरी विशेषज्ञता हासिल रहती है, उन लोगों का मन भी अपने प्रति अविश्वासी होता है। अब ये किस तरह होता है? देखिए, अविश्वासी, देखिए मैं सपोज कीजिए मैं आज का लेक्चर यहाँ आपके सामने देने आया हूँ और मैंने इसको अच्छी तरह से तैयार भी किया है और मैंने यहाँ अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट कर दिया और आपको बता दिया, तो मेरा जो मन है वो तब तक अविश्वासी रहता है जब तक मैं अपनी बात आपके सामने नहीं रख दूं और आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाएं, तब तक मेरा मन अविश्वासी रहता है, इस रूप में रहता है कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो जाए। तो कोई गलती नहीं हो जाए, इस रूप में मन अविश्वासी रहता है। ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसको यहाँ पर महाकवि कालिदास ने उजागर करने का प्रयास किया है कि आपके पात्रों ने भले ही अच्छी प्रकार की तैयारी की है, लेकिन वो जब नाटक का अभिनय करेंगे और जब तक वहाँ सामने बैठे हुए जो विद्वान लोग हैं वो जब तक पूरी तरह उनका जो किया जाने वाला अभिनय है उससे जब तक वो लोग संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक उनके द्वारा जो अभिनय किया जा रहा है उसकी पूर्णता
नहीं मानी जाएगी। तो ये तथ्य यहाँ पर उजागर किया है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा छंद आया इसके अंतर्गत। तो इसमें आर्या जाति नामक छंद है, जिसका लक्षण है यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदश से आर्या, यानी जिसके पहले पाद में द्वादश का मतलब 12 मात्राएं होती हैं और तृतीय अपि यानी उसके तीसरे पाद में भी 12 मात्राएं होती हैं। अष्टादश द्वितीय और दूसरा जो पाद होता है उसमें 18 मात्राएं होती हैं और चतुर्थके उसका जो चौथा पाद होता है उसके अंतर्गत पंचदश है, 15 मात्राएं होती हैं, वह आर्या छंद कहलाता है। तो ये एक मात्रिक छंद है जो इसके अंतर्गत आया है। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम अब व्याकरणात्मक टिप्पणियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले परितोष शब्द आया इसमें अपरितोषाद है। तो यहाँ पर आ उपसर्ग है और परि उपसर्ग है, तुस धातु है और घै प्रत्यय है। इस तरह से अपरितोषय शब्द बनेगा और पंचमी विभक्ति में ये अपरितोषाद हो जाएगा। अब प्रयोग प्रउपसर्ग पूर्वक युज धातु से घै प्रत्यय करने पर प्रयोग बनेगा विज्ञानम, विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम। अप्रत्यय तो न प्रत्यय थी, अप्रत्यय न तत्पुरुष समास होगा इसके अंतर्गत। तो इस तरह से इसकी ये कंप्लीट व्याख्या होगी। अब अगला श्लोक देखिए। फिर नटी कहती है कि आर्य एवं एतत् अनंतम करणीयम आर्य आज्ञापयतु। आर्य ये तो इस प्रकार से है, ये बात मान ली कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक विद्वान लोग संतुष्ट नहीं हो जाएं तब तक मैं विज्ञान के प्रयोग को ठीक नहीं मानता। तो आर्य ये तो इस प्रकार से हो गया, लेकिन अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, आगे आर्य क्या करना है ये आप आज्ञा प्रदान करें। तो सूत्रधार कहता है यहाँ पर किम अन्यदस्या परिषद स्तुति प्रसादंत तद एवमेव तावद ऐचिर प्रवर्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समय अधिकृत गीयताम संप्रति ही। किम अन्यत अस्या परिषद श्रुति प्रसादंत है। अस्या परिषद है, ये जो सभा है उसके श्रुति प्रसादंत है। किम अन्यत, उसके कानों को प्रसन्न करने के अलावा हमारे पास और क्या काम है। तद इममेव तावद ऐचिर प्रवर्तम, इसलिए इस समय ऐचिर प्रवर्तम, ऐचिर का मतलब, चिर का मतलब तो होता है लंबा और ऐचिर का मतलब शीघ्र, यानी बहुत जल्दी, अभी अभी। प्रवर्तम प्रारंभ हुआ है, उपभोग क्षमम और उपभोग करने योग्य है, यानी जिसका उपभोग करने योग्य है। ऐसे ग्रीष्म समय अधिकृत, ऐसी गर्मी की जो ऋतु है उसको आधार बना करके, उसको ले करके गीयताम, गाइए। तो ये सूत्रधार कहता है कि हमारे पास इस समय इस सभा के कानों को प्रसन्न करने के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं है, और इस समय अभी अभी जो प्रारंभ हुई गर्मी की ऋतु है उसको आधार बना करके आप कोई गाना गाइए। संप्रति ही, इस समय सुबह, अब ये श्लोक है जो गर्मी की ऋतु को आधार बना करके सूत्रधार ने यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया है और गर्मी की ऋतु का इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। सुभग सलिल अवगाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। तो सुभग सलिल अवगाहा, सलिल जल में, अवगाहा का मतलब स्नान करना, सुभग का मतलब अच्छा लगता है, यानी कि गर्मी की ऋतु जब आती है तो जल में स्नान करना अच्छा लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता,
और पाटल कहते हैं कमल को। दो अर्थ में पाटल को प्रयोग में लाया जाता है, कमल भी अर्थ लिया जाता है और इसका गुलाब भी अर्थ लेते हैं। तो पाटल संसर्ग, कमल की सुगंध, कमल के संपर्क से, संसर्गी का मतलब संपर्क से, सुरभि वनवाता, वनवाता वन की जो वायु है वो सुगंधित हो गई है। यानी जैसे ही गर्मी की ऋतु आती है तो कमल के फूल खिलने लगते हैं, गुलाब के फूल खिलने लगते हैं, और उन फूलों के संपर्क में जब वायु आती है, वायु के संपर्क में वो फूल आते हैं तो उनसे वायु सुगंधित हो जाती है। तो गर्मी की ऋतु में जो वायु है वो भी सुगंधित हो जाती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, तीसरी बात उन्होंने बताई है कि प्रच्छाय छाया में, सुलभ निद्रा, निद्रा सुलभ, निद्रा का मतलब नींद और सुलभ का मतलब आसानी से आ जाती है। यानी जैसे ही कोई छाया वाला स्थान मिलता है या पेड़ की छाया मिलती है तो नींद आसानी से आ जाती है, बहुत जल्दी नींद आती है। और लास्ट में वो बताते हैं दिवसा परिणाम रमणीय, दिवसा का मतलब दिन और परिणाम का मतलब उसका अंत होता है। तो जो दिन का जो परिणाम है वो रमणीय, वो सुंदर होता है। यानी दिन का परिणाम क्या होता है? सायंकाल। तो सायंकाल का जो समय होता है वो अत्यधिक रमणीय होता है, अत्यधिक सुंदर होता है। इस तरह की गर्मी की ऋतु होती है। इसको लेकर के आप कोई गाना गाइए, जिसमें ये गाना सबसे पहले गाना गाने की बात सूत्रधार ने कही है, और सूत्रधार ने गर्मी की ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया है। तो 4 बातों को आधार बना करके सूत्रधार ने इस गर्मी की ऋतु का वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि सलिल अवगाहा सुभग, जल में स्नान करना गर्मी की ऋतु में अच्छा लगता है, पहली बात। दूसरा, पाटल संसर्गी, सुरभि वनवाता, और कमल अथवा गुलाब के संपर्क से वन की जो वायु है वो सुगंधित हो जाती है। और प्रच्छाय सुलभ निद्रा, छाया में नींद अच्छी आती है, छाया में नींद जल्दी आ जाती है। और दिवसा परिणाम रमणीय, जो दिन का परिणाम अर्थात सायंकाल होता है वो अत्यधिक रमणीय होता है, सुंदर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर सूत्रधार ने गर्मी की ऋतु का वर्णन किया है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। सबसे पहले श्रुति, श्रु धातु से 3 प्रत्यय करने पर श्रुति बनता है। प्रसादनम, प्रयोपसर्ग, सद धातु और ल्युट प्रत्यय करने पर प्रसादनम रूप बनता है। आचिरम, न चिरम इति अचिरम, न तत्पुरुष समास होगा इसके अंतर्गत। प्रवर्तम, प्रयोपसर्ग, व्रत धातु तय प्रत्यय। अधिकृत, अधि उपसर्ग, क्री धातु ल्यप प्रत्यय, अधिकृत। संसर्ग, सम उपसर्ग, स्रज धातु घय प्रत्यय, संसर्ग। सुलभ, सु उपसर्ग, लभ धातु खल प्रत्यय। परिणाम, परि उपसर्ग, नम धातु घय प्रत्यय। रमणीय, रम धातु से अनियर प्रत्यय करने पर रमणीय शब्द बनता है। तो इस तरह से इसकी ये संपूर्ण व्याख्या होगी। धन्यवाद।